All the blessings to all the students. तो मैं अभी आपका ये फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स का एक बहुत शुरुआती जो चीज़ें हैं वो आपके साथ में डिस्कस अभी कर देता हूँ। और वो एक तरह से क्या है कि ये फाउंडेशन है, बिल्डिंग स्टोन जिसको आप कह सकते हो, है ना। ये वो है। तो इसको ऐसे नहीं समझना है कि ये तो सर ने कुछ भी छोटा छोटा बता दिया और ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे बच्चे सोचते हैं ना। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे सोचते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है। और जो सब्जेक्ट होता है उसमें सभी कुछ इम्पोर्टेंट होता है। और आप धीरे धीरे उसको रियलाइज करेंगे। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको अभी जो मैं आपको कह रहा हूँ वो आपको ना समझ में आए, लेकिन वो बाद में आएंगी। तो फिर इतना तो आपको अपने टीचर पे ट्रस्ट करना ही पड़ता है कि चलो कोई बात नहीं, सर कह रहे हैं तो मान जाते हैं, है ना। तो बच्चों को ना, बच्चे सोचते हैं कि सर जो हम चाहते हैं वही करो, है ना। हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा बेटा, देखो मैं आपको आ, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। तो सबसे पहले केमिस्ट्री की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है। तो आप जरा सोचिए कहाँ से होती है। तो केमिस्ट्री की जो शुरुआत है बेटा, वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से होती है। बताइए, ऐसा है कि नहीं। आर यू एग्री विद दिस कि भाई एटम्स एंड मॉलिक्यूल से होती है कि नहीं होती है। इतना तो सभी बच्चे एग्री करेंगे कि हाँ भाई, एटम्स और मॉलिक्यूल से ही केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। तो एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो बात करते हैं। तो एटम का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया किसने। तो एटम का जो कॉन्सेप्ट है वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से आता है। तो एज पर द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, the smallest possible the smallest possible particle of the matter is, you know, atom is atom। ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल है, इसको हम एटम बोलते हैं। एटम इसका मतलब कि एटम से मिलकर बाकी की सब चीजें बनी हुई हैं। चाहे आप जो भी कुछ देखते हैं लाइफ में, अपने सराउंडिंग्स में जो भी कुछ देखते हैं, है ना। तो हम वाटर देखते हैं, हम एयर में सांस लेते हैं, हम और भी चीजें देखते हैं। There are so many other objects we see around us. So all the objects are constituted by the atoms. ये डाल्टन की फाइंडिंग है। तो यही एटम की डेफिनेशन है। तो एटम की जो डेफिनेशन है उसको ऐसे करके बताया गया है। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं कि इसमें जो एटम है वो फिर मॉलिक्यूल क्या होता है। एटम अगर कॉन्स्टिट्यूट होते हैं एक से ज्यादा तो फिर वो मॉलिक्यूल बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, तो मैं आपको अब मॉलिक्यूल बता देता हूँ। मॉलिक्यूल क्या होता है। व्हेन दीज एटम्स कंबाइन टुगेदर, ठीक है। एक एटम से दो हो गए, दो तीन हो गए, चार हो गए, पांच हो गए, है ना।
तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स है इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, तो पहले तो हमने एटम सीख लिया बेटा। अब हम क्या सीखने जा रहे हैं कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स होता है इज द मॉलिक्यूल। That combination of the atom is the molecule। अब एक एटम के अंदर, इसका मतलब बड़ा साफ है कि इसका मतलब कि एक मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा एटम होते होंगे, है कि नहीं? तो हम ये कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमेशा कैसे होते हैं बेटा? तो हम कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं ये पॉली एटॉमिक होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस सजेस्ट्स, है ना? हम समझते जा रहे हैं कि नहीं? समझ में आना बहुत जरूरी है। दिस सजेस्ट्स दैट, अब देखो आपके लिए एक नया शब्द आ रहा है, मॉलिक्यूल्स आर पॉली एटॉमिक। ठीक है, देखो ये नया शब्द आ गया आपके लिए। पॉली का मतलब क्या होता है, आप सभी बच्चे जानते हैं। पॉली का मतलब होता है मोर देन वन। तो जिसमें एक से ज्यादा एटम्स हैं उसको हम मॉलिक्यूल बोलेंगे। अब इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में एक और नया शब्द अब आपको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, पहले हमने एटम सीखा, फिर हमने मॉलिक्यूल सीखा, फिर हमने पॉलीएटॉमिक करके उसको समझा। अब हम एक और नया शब्द इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं आपके साथ कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, इसके लिए केमिस्ट्री में एक अलग टर्मिनोलॉजी है, एक अलग शब्द है। वो अलग शब्द क्या है? वो है एटॉमिसिटी। तो अब एटॉमिसिटी क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल, है ना, इज इट्स एटॉमिसिटी, इज इट्स, ठीक है बेटा, इज इट्स let it try, let it try, is its, no no, this is not like this. Is its एटॉमिसिटी। तो ये एक नया शब्द आपके लिए आ गया बेटा। एटॉमिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। और ये बीच में मैंने क्या बना दिया, इसको मैं भगा देता हूँ, नहीं तो आप सोचोगे सर ने ये क्या बनाया है। फिर कुछ बच्चे तो कहेंगे कि ऐसा ही मुझे भी बनाना है ना? हाँ, तो ये हटा देता हूँ मैं, मुझे पता है। हाँ, चलो अब आपको थोड़ा सा और बताते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल देते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना बेटा? तो एग्जाम्पल जैसे कि मैंने ले लिया, एक मैंने लिखा ओ। क्या लिखा बेटा? ओ। तो ओ क्या है? ये ये एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, और इसको हम एटॉमिक ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं। तो ओ इज द एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब आप देखिए, अब आपने O2 लिख दिया, अब आपने O3 लिख दिया,
तो हम क्या देख रहे हैं बेटा यहाँ पे कि चाहे O2 हो चाहे O3 हो, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स हो गया कि नहीं हो गया? तो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम को क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन and this is molecule of ओजोन। तो ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स हो गए, चाहे ये हो और चाहे ये हो। ये दोनों एक्चुअल में क्या हो गए बेटा? ये दोनों एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स हो गए। ये दोनों ही एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स हो गए। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम का ये मतलब होता है। अब जरा मैं आपको और चीज बताता हूँ। अब अगर इसमें कोई कहे कि भाई हमें आप ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी बता दो, है ना बेटा? तो अब देखिए, आई थिंक आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आ रही होगी। तो एटॉमिसिटी ऑफ O2 विल बी इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि इसमें एक मॉलिक्यूल के अंदर दो ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है, तो इसकी एटॉमिसिटी 2 हो गई। अब अगर कोई आपसे कहता है कि नहीं भाई हमें तो आप एटॉमिसिटी O3 की बता दो, ओजोन की बता दो, तो कितनी होगी? आप समझदार हैं, समझ गए होंगे, फिर भी मैं लिख देता हूं बेटा। तो एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन कोई अगर पूछता है बेटा, तो आंसर क्या होगा? दैट विल बी 3। यस, इट्स दिस इज द आंसर। ये इसकी एटॉमिसिटी है। पता लग गया हमको। तो इस तरह से हमने एटॉमिसिटी को सीख लिया कि एटॉमिसिटी ओजोन की 3 है और ऑक्सीजन की 2 है। चलो, अब थोड़ा सा हम कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कि हमने ऑक्सीजन का डाई ऑक्सीजन लिया, ट्राई ऑक्सीजन लिया, ठीक है। अब हमने लिया, जैसे कि हमने कहा H2O, ठीक है। तो H2O एक मॉलिक्यूल है। क्या है ये? ये मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। सभी बच्चे जानते हैं, इसमें क्या है। इसी तरह से मैंने लेट से लिखा NH3। ये क्या है बेटा? तो ये मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया है, ठीक है। अब ये क्योंकि दोनों ही मॉलिक्यूल्स हैं, तो अब आप इसमें देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। तो हमने क्या देखा? हमने क्या देखा? कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? हमने देखा कि H2O में तो 3 है और NH3 में 4 हैं। तो एटॉमिसिटी ऑफ H2O क्या हो जाएगी? तो हियर हियर you know the atomicity here atomicity of water, that will be equal to 3. Are you getting it? Because it has 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen, right? Because it has 2 atoms of H and 1 atom of O. Am I right? ठीक है। अब ऐसा तो नहीं लिख सकते, जैसे कि मान लो कोई ऐसे लिखे, लेट से मैं एक और स्टेटमेंट बना दूं। देखिए देखिए,
because it has two molecules of H and one molecule of O। मान लीजिए मैं ऐसे लिख दूं, तो क्या ये करेक्ट होगा? बोलो, क्या ये करेक्ट होगा बेटा? नहीं होगा। कैसे पता लगा कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा नहीं करेक्ट होगा? तो हमेशा आप देखिए, ध्यान रखिए कि मॉलिक्यूल के अंदर कभी भी दूसरा मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं हो सकता। मॉलिक्यूल के अंदर हमेशा एटम्स प्रेजेंट होते हैं, है ना? तो इस वजह से जो ये सेकंड स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है बेटा। ठीक है, दिस इज वन ए रॉन्ग statement. This is one of the wrong statement is there, right? so just I'm showing you that this particular statement is wrong. Okay beta, what happened to this? So this statement is actually wrong and this statement is actually correct. So this type of objective questions are made. So you need to be very much specific, you need to be very much accurate in your thoughts, then only you'll be able to give the right answers. Okay beta? Similarly, so similarly मैं आपको अगले पेज पर ले चलता हूं। ठीक है बेटा? अब NH3 था, तो atomicity of NH3 is 4 on the same logic, because it has one atom of nitrogen and 3 atoms of hydrogen. So therefore, per molecule, there are 4 atoms are present. So the atomicity of ammonia is 4. Okay. So this is something we have discussed about the atoms and the molecules. And now let us discuss something more about this. So now I'm taking the atomic weight and the molecular weight. ठीक है बेटा? So what atomic weight is there? What molecular weight is there? How they are defined, right? And I would like to say that these are very important terms, very, very, very important terms to understand. They are just not, you know, the terms which are in general, which you can take very casually. Not at all. Not at all, because nothing you can take casually. है ना बेटा? ठीक है, तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ एटॉमिक वेट। ठीक है, तो ये यहाँ पे सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो ये है कि जैसे हम लोग साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं और वेट की डेफिनेशन हमने फिजिक्स में पढ़ी होती है, तो हम सोचते हैं कि एटॉमिक वेट का मतलब होता होगा कि वेट ऑफ द एटम। तो ये एक बड़ा जनरल बट रॉन्ग परसेप्शन है। क्या बोला मैंने बेटा? इट्स ए वाइड स्प्रेड मिथ, इट्स a widespread wrong perception. So atomic weight is just not the weight of the atom. Atomic weight is a term, complete full term in the chemistry that we have to use. तो इसको आप weight of the atom नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे?
एटॉमिक वेट को क्या नहीं कहेंगे? दिस इज एक्चुअली वेट ऑफ द एटम, ऐसा आप नहीं कहेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला? दिस इज वाइड स्प्रेड बट ए रॉन्ग परसेप्शन। ठीक है, कैसे रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है? तो मैं आपको बताता हूं एटॉमिक वेट कैसे शुरुआत हुई उसकी, ये आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। अगर आप ये अच्छी तरह समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, बीइंग स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड particularly being a student of mine, so you need to understand very clearly, very accurately, precisely all the terms and terminology that we have to use in the future course of chemistry. So this is one story I would like to share with you all. क्या स्टोरी है बेटा? स्टोरी ये है कि एटॉमिक वेट का जो टर्म आया, ये डाल्टन्स के टाइम पर आया। कब आया बेटा? डाल्टन्स के टाइम पे आया। तो उस टाइम पे एटम जैसे छोटे पार्टिकल्स का मास निकालने का कोई भी साइंटिफिक मेथड हमारे पास नहीं था। आप जरा इमेजिन करिए, आप जरा इमेजिन करिए कि किसी पर्सन को आलू तौलने हैं, प्याज तौलना है, सब्जी तौलनी है, कुछ भी तौलना है, और किलोग्राम का इन्वेंशन अभी नहीं हुआ है। आप ऐसा इमेजिन करो। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से आपके इमेजिनेशन में चीजें लाना चाहता हूं, तो आप मेरे साथ सोचिए। You have to think upon the situation when there is no availability and the invention of kilogram unit, and the person, somebody, has to measure weight of something. He has to make a quantitative representation of anything. तो अब ऐसी सिचुएशन में जब किलोग्राम है नहीं, तो क्या करेगा आदमी, कैसे करेगा? तो अब एक रेफरेंस कुछ तो लेना पड़ेगा, और उस रेफरेंस को सबके साथ शेयर करना पड़ेगा कि भाई हम इसको ऐसे करके बताएंगे। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने शायद कभी देखा हो, कभी एक सब्जी वाला होता है, तो उसके पास वो एक पत्थर रख लेता है अपनी तराजू में, और वो उससे तौल के अपना देता रहता है, कहता है भाई इतना है तो इतने पैसे का हो गया, इतना है तो इतने पैसे का हो गया। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अब एक क्वांटाइजेशन तो हो गया, लेकिन कोई प्रॉपर यूनिट नहीं है। एक क्वांटाइजेशन हो गया, एक रेफरेंस कुछ भी ले लिया गया। तो डाल्टन्स के टाइम पे एटम्स को जब हमें जरूरत पड़ी कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, कि भाई कितना बड़ा है एक एटम, भाई उसको क्वांटाइजेशन कैसे करें, तो साइंटिस्ट कम्युनिटी ने क्या कहा, क्या सोचा, भाई को रेफरेंस ले लेते हैं। तो रेफरेंसेस बहुत सारे लिए गए। अल्टीमेटली फाइनली जो हम आजकल जो फॉलो करते हैं वो कौन सा रेफरेंस है? तो दैट इज 1/12 मास ऑफ C12। अब जरा समझना है ये 1/12 मास का मतलब क्या है? टोटल मास का 1/12वां हिस्सा। ठीक है, C12 का क्या मतलब है? तो एक्चुअल में कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं C12 और एक को बोलते हैं C14। C12 का मीनिंग ये है कि उसका जो एटॉमिक वेट है वो 12 होता है, इसलिए उसको C12 बोलते हैं। इसी तरह से C14, उसका एटॉमिक वेट 14 होता है। ठीक है, तो जो रेफरेंस लिया गया बेटा, वो 1/12 ऑफ C12 को लिया गया। ठीक है, अब उसके बेसिस पर उसके रेफरेंस में कोई चीज कितनी ज्यादा भारी है उसको बताना शुरू किया। तो एक ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी ना होकर एक इस तरह का एक सिनेरियो क्रिएट हो गया कि उसके रेफरेंस में चीजों को बताना जाना शुरू हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको लेट आई गिव द
idea of uh, weight of my laptop and there is no unit of gram or kilogram, then what I'll do, I started saying that weight of my laptop is 50 times of this pen or the 100 times of this pen. तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बनी कि नहीं बनी कि हाँ भाई ये अगर पेन ऐसा दिख रहा है, इतना वजन का दिख रहा है, ऐसे थोड़ा सा आइडिया लग गया तो भाई लैपटॉप कितना बड़ा होता होगा, कितना वजन का होता होगा, ऐसे करके एक आइडिया लगना शुरू हो गया। ठीक है, फिर मैंने कहा भाई हमारा मोबाइल कितना बड़ा है, तो हमने कहा भाई दैट मास ऑफ माय मोबाइल इज 20 टाइम्स ऑफ दिस पेन। तो फिर से एक आइडिया लग गया, तो आपको पता चल गया कि अच्छा मोबाइल इसका मतलब लैपटॉप से छोटा होता होगा। तो ऐसे करके जो एटॉमिक वेट का जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे पेनिट्रेट हुआ और उसमें हमने सारी चीजों के जो मासेस हैं पार्टिकल्स के उनको 1/12 ऑफ C12 से कंपेयर करके बताना शुरू किया। ठीक है, तो अब देखो प्रॉपर डेफिनेशन इसकी क्या आई एटॉमिक वेट की, that how many times a particle is heavier than that of this. So the proper definition of the atomic weight I'm just laying here. So atomic weight is the idea that how many times a particle is heavier than 1/12 mass of C12। ठीक है, तो ये आपको एज ए फ्रेज इसको आपने याद कर लेना है, 1/12 मास ऑफ C12। मैंने आपको बता दिया दिस इज 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ C12 एटम। So now if a particle is 2 times heavier than that of this, then we say that atomic weight is 2. So if an atom is heavier than this by 10 times, let 10 times, then atomic weight of this atom will be equal to 10. I think this is now clear to all of you that how we decide the atomic weight. So here very carefully you have to remember, you have to understand that this is just a number. This is just a relative number. Relative to what? Relative to 1/12 of mass of C12. So it's not an absolute quantity, and therefore very carefully listen that atomic weight doesn't have any unit, because आपने यूनिट कहाँ, आपने तो बोला कि भाई लैपटॉप का जो वजन है वो इस पेन के वजन से 100 गुना ज्यादा है, तो आपने यूनिट यूज नहीं किया ना, आपने तो कहा 100 टाइम्स ज्यादा है, तो बस हो गया एटॉमिक वेट। तो इसी तरह से अगर कोई एटम 1/12 ऑफ C12 से 10 गुना भारी है तो हम कहेंगे कि उसका एटॉमिक वेट 10 हो गया। ठीक है बेटा, ऐसे करके हमने इसको समझ लिया। And very similar is the situation with the molecular weight as well.
Similarly, very similarly, the molecular weight also we define. So मैं आपको वो भी बता देता हूँ. Similarly, similarly, जो आपका molecular weight है उसको भी हम ऐसे define करेंगे that how many times a molecule is heavier than that of that reference. Similarly, how many times one molecule is heavier than, as I told you earlier, 1/12 of C12. Okay, becomes its molecular weight. Okay, so this is the definition of molecular in the very same manner. So again, what we are looking, that whether it is atomic weight or it is molecular weight, both of them are the unitless quantities because they are relative to something else. They are always represented in terms of, in relation of the reference. That reference is 1/12 of C12. तो उसमें कितने टाइम्स कोई चीज कितनी भारी है इसका रिप्रेजेंटेशन आता है, उसमें यूनिट नहीं आता है. ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ. जैसे कि अब फिर से हमने लिखा एटॉमिक वेट के लिए. सो आई एम गिविंग यू एन illustration so that you can understand well without any confusion, without any doubt. So I'm giving you an illustration here. So what I'm writing here, that atomic weight of nitrogen is 14. Okay, and if the molecule is there, molecular weight of nitrogen is 28. So what does it mean? That atom of nitrogen is 14 times heavier than that of 1/12 of C12. So what it says? What is the meaning? So meaning is, it means that nitrogen atom is 14 times heavier than 1/12 of C12. Okay, and very similarly we also can write, and similarly we can say that nitrogen
molecule is 28 times heavier than 1/12 of C12. So this is the meaning. So ultimately, finally, what result is there? So this we learned here that the atomic weight or the molecular weight both are unitless. This is very important to understand. They do not have any unit. So what reference is there? Because some students will find difficulty to understand this thing because they have some wrong impression, wrong perception is there. As I told you that this is a widespread but incorrect perception that atomic weight and molecular weight are the weights and they have the units. No, they are not the weights. They are just the representation that how many times one particle is heavier than that of the reference and therefore they are unitless. Keep in mind the NCERT is the best reference for you people. You can check the atomic weight table given in the appendix in the last pages of your book, where you will find that no unit is used. That says clearly that atomic weights and the molecular weights are pure numbers. They do not have any units, right? Are unitless and they are pure numbers. And represented in pure numbers. Okay. Some of you may find even then some of you may find the difficulty. So for them, I can give you the reference from the IUPAC as well. So there is in the references when you go after in the same after this topic, you can go for the references. So at the reference one is the NCERT text, and reference number two is the IUPAC document, where this thing is clearly given that atomic weights and molecular weights are unitless. So do not have any doubt in your mind. Whatever I say, just you have to follow it. You have to trust it. Yes, sure, sure. Okay. So now I'm giving you this thing. The in the next, I'll give you the unit that is further investigated, invented, and documented. So the unit of such a species was documented later on, that is the AMU. So I'll discuss in the next class the AMU and the atomic mass and molecular masses, right? So this is the end of this lecture. The first lecture is up to this moment that I described what atomic weight is there, all right? What molecular weight is there. So okay, God bless. God bless all. And this is end of this topic today. Okay, right. So